दुनिया में कारों की कुल जितनी संख्या है उससे लगभग दुगने डिवाइस इस वक्त एंड्रॉयड पर चल रहे हैं। हाँ, मतलब 3 अरब से भी ज्यादा डिवाइस। बिल्कुल, 3 अरब से ज्यादा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ हमारी जेबों में रखे स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है। इस डीप डाइव में हम जिस अदृश्य इंजन को डिकोड कर रहे हैं वो मॉल्स में लगे कियोस्क से लेकर स्मार्ट साइकिलों, दुकानों के पेमेंट टर्मिनल्स, वीआर हेडसेट्स और दुनिया भर की एटीएम मशीनों को चला रहा है। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स को भी। वाकई, तो आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे के तकनीकी विज्ञान और उस अर्थशास्त्र को समझेंगे जिसने एक छोटे से ओपन सोर्स प्रयोग को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। इस 3 अरब के आंकड़े की असल गहराई तब समझ आती है जब हम ये देखते हैं कि ये तकनीक किस तरह हमारे आसपास के पूरे भौतिक ढांचे में घुल मिल गई है। मतलब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये लिटरली एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। राइट। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इसके फैलाव को मापना नहीं है, राइट, बल्कि उस क्यों और कैसे तक पहुंचना है कि आखिर एक ऐसा सिस्टम जो बुनियादी तौर पर मुफ्त है वो दुनिया पर राज कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल इसके मूल से खोलकर देखते हैं। अगर हम अंतरिक्ष और दुनिया भर की एटीएम वाली बात को कुछ देर के लिए किनारे रखते तो ये एंड्रॉयड बेसिकली है क्या? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे कोई फोन या सिर्फ एक ऐप स्टोर समझ लेते हैं, है ना? Exactly. जबकि ये लिनक्स कर्नल पर आधारित एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, बिल्कुल एनालॉजी से ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए एक स्मार्टफोन एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट का मेन्यू वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन एंड्रॉयड वो अदृश्य किचन है जहां असल में खाना पकता है और सब कुछ प्रोसेस होता है। ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण इसके काम करने के तरीके को बहुत सटीक ढंग से पकड़ता है। उस किचन का मुख्य काम है हर एक इनपुट को प्रोसेस करना, मतलब सारा बैकग्राउंड वर्क। बिल्कुल। जब फोन के एंटीना पर कोई सिग्नल टकराता है तो वो केवल रेडियो तरंगों का एक कच्चा डेटा होता है। हाँ, रॉ डेटा। हाँ, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम उस कच्चे डेटा को लेना, उसे डिकोड करना और स्क्रीन पर एक पढ़ने लायक टेक्स्ट मैसेज में बदलना है। वाओ। बिना इस बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के कोई भी हार्डवेयर महज प्लास्टिक और सिलिकॉन का एक बेजान डिब्बा है। और ये किचन भी समय के साथ अपग्रेड होता रहा है ना? हाँ, जिसे हम वर्जन नंबर से जानते हैं, है ना? जैसे 4.2 या 4.3। सही कहा। और जिनके कोड नेम अक्सर जेली बीन या किटकैट जैसी मिठाइयों पे रखे जाते थे। हाँ, मुझे याद है वो किटकैट वाला दौर। और ये किचन सिर्फ बैकग्राउंड में काम नहीं करता, बल्कि ये उस पूरे अनुभव को भी डिजाइन करता है जिसे यूजर रोजमर्रा में देखता है। बिल्कुल, यूजर इंटरफेस। हाँ, आज हम स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन देखने को बहुत ही आम बात मानते हैं, लेकिन अगर हम 2008 के उस दौर में वापस जाएं तो ये यूजर इंटरफेस, जिसे लॉन्चर या होम स्क्रीन कहा जाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से एक उंगली नीचे की तरफ खिसकाकर एक नोटिफिकेशन बार खोलना, जहां वाईफाई सिग्नल, बैटरी और क्विक टॉगल्स एक ही जगह मिल जाएं। और वो भी बिना स्क्रीन स्पेस बर्बाद किए। हाँ, ये उस समय फिजिकल कीबोर्ड वाले फोन्स के दौर में स्क्रीन स्पेस बचाने का एक ऐतिहासिक इनोवेशन था। इनोवेशन इस बात में भी था कि जानकारी को कैसे लेयर किया गया। उस दौर के शुरुआती इंटरफेस डिजाइन को देखिए। डॉग डाइकन का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन फिलॉसफी थी। वो जो नीचे 4-5 एप्स फिक्स रहते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। यूजर चाहे होम स्क्रीन को कितना भी लेफ्ट या राइट स्वाइप करे, सबसे नीचे मौजूद वो मुख्य एप्लीकेशंस हमेशा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। एक तरह का विजुअल एंकर। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये यूजर को एक डिजिटल स्थिरता देता था। इसके अलावा नेविगेशन के लिए छोटे डॉट्स से स्क्रीन लोकेशन ट्रैक करना या एक ऐसा होम बटन देना जो हर फोन में अलग दिखता था, है ना? कोई गोल, कोई चौकोर। हाँ, चाहे वो हार्डवेयर के हिसाब से गोल हो, चौकोर हो या आयताकार हो, पर उसका एक ही यूनिवर्सल काम था, यूजर को वापस होम स्क्रीन पर ले आना। बिल्कुल। यूजर को किसी भी जटिल ऐप से बाहर निकालकर वापस उसी मुख्य लॉन्चर पर सुरक्षित ले आना। तो अगर ये किचन या बुनियादी ढांचा सबके लिए एक जैसा है, तो एक ही एंड्रॉयड अलग अलग फोन्स में इतना अलग कैसे दिखता और महसूस होता है? मतलब सैमसंग का फोन मोटोरोला से बिल्कुल अलग लगता है। यहीं पर इसका सबसे बड़ा दाव सामने आता है, ओपन सोर्स होने की आजादी। अच्छा।
2008 में जब ये बाजार में आया तो इसका पूरा कोड पब्लिक और मुफ्त कर दिया गया। कुछ नहीं बनाना पड़ा। एकदम सही। क्योंकि कोड प्रोप्राइटरी नहीं था, बंद नहीं था, इसलिए कंपनियों को शुरुआत से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च नहीं करने पड़े। उन्होंने बस बने बनाए ढांचों को लिया और उसे अपनी ब्रांडिंग और हार्डवेयर की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या दिख रही है। अगर हर कोई इस सिस्टम पर अपनी स्किन लगा रहा है तो सेटिंग्स और फीचर्स की जगह तो हर फोन में बदल जाएगी ना। हाँ, ये होता है। तो क्या ये फ्रैगमेंटेशन यूजर के लिए एक बुरा सपना नहीं बन गया? ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और फ्रैगमेंटेशन से उलझन होती भी है। लेकिन अगर हम इसे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो गूगल ने जानबूझकर कंट्रोल के बदले स्केल यानी फैलाव को चुना। कंट्रोल छोड़ दिया फैलाव के लिए। हाँ, देखें, एप्पल ने एक खूबसूरत किले यानी वर्ल्ड गार्डन का निर्माण किया जहां सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, जहां सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वहां तक पहुंच सीमित और महंगी है। इसके विपरीत गूगल ने एक तरह से मुफ्त जमीन बांट दी और हार्डवेयर कंपनियों से कहा यहां जो चाहे अपना घर बना ले। वाह, ये तो बहुत रिस्की अप्रोच थी। शुरुआत में ये अस्त व्यस्त था भी, लेकिन इसी रणनीति ने दुनिया के 70% से ज्यादा हिस्से पर उनका कब्जा करवा दिया। मतलब ये एक ट्रेड ऑफ था। उन्होंने एक रूपता को दांव पर लगाया ताकि वे बाजार में सबसे तेजी से फैल सकें। बिल्कुल, और इस रणनीति के बिना स्मार्टफोन क्रांति शायद इतनी तेजी से कभी नहीं आ पाती। कैसे? हमारे सोर्सेज में कार्नेगी मेलन के एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर का बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। उनका तर्क है कि अगर एंड्रॉयड मुफ्त और ओपन सोर्स नहीं होता तो टच स्क्रीन तकनीक को आम जनता तक पहुंचने में करीब और साल लग जाते। अच्छा, क्योंकि उससे पहले तो कीबोर्ड वाले फोन ही चलते थे। हाँ, 2008 से पहले के मुख्य धारा के फोन्स पूरी तरह से प्लास्टिक के बटनों पर निर्भर थे। सही बात है। टाइपिंग से लेकर नेविगेशन तक हर चीज के लिए हार्डवेयर बटन चाहिए थे। उस समय ऐसा कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं था जो स्क्रीन पर स्वाइप करने, टैप करने और उंगली से सीधे किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने की जटिल प्रक्रिया को आसानी से संभाल सके। तो एंड्रॉयड ने वो जटिल कोड मुफ्त में दे दिया। एकदम। एंड्रॉयड ने इस जटिल कोड को मुफ्त में उपलब्ध कराकर पूरी इंडस्ट्री को रातों रात टच स्क्रीन युग में धकेल दिया। और मुझे लगता है कि यही वो खुलापन है जिसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रहने दिया। बिल्कुल। मतलब जब कोड मुफ्त हो और उसे किसी भी हार्डवेयर पर कस्टमाइज किया जा सकता हो तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। हाँ। और यहाँ से ये कहानी वाकई अंतरिक्ष तक पहुंचती है। हाँ, वो नासा वाला प्रोजेक्ट। हाँ, हमारे सोर्स बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सस्ते और कमजोर कंप्यूटर पार्ट्स पर भी बहुत कुशलता से काम कर सकता है। उस सस्ते स्केल के दक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण नासा का वो लो अर्थ सैटेलाइट प्रोजेक्ट ही है। मतलब नासा भी एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, देखिए, जब कोई अंतरिक्ष में कुछ भेजता है तो हर ग्राम और हर माइक्रोचिप की लागत बहुत मायने रखती है। जाहिर है। नासा को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कम लागत वाले ऑफ द शेल्फ कंप्यूटर पार्ट्स पर बेहतरीन तरीके से चल सके और जिसका कोड पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। इसके लिए उन्होंने किसी महंगे और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को नहीं चुना, बल्कि एंड्रॉयड के बुनियादी कोड का इस्तेमाल किया। ये तो सच में कमाल है। और उसी सॉफ्टवेयर की मदद से उस छोटे सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से धरती पर तस्वीरें प्रोसेस करके भेजी। वाह। तो ये महज एक ट्रिविया नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस लिनक्स आधारित इंजन का आर्किटेक्चर कितना हल्का और अडैप्टेबल है। अंतरिक्ष की बात तो रोमांचक है, लेकिन अगर हम इसे वापस जमीन पर ले आएं और एक आम यूजर की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इस मुफ्त सॉफ्टवेयर का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। वो क्या? जब भी हम कोई नया एंड्रॉयड डिवाइस डिब्बे से निकालते हैं तो वो जो सेटअप विजर्ड होता है ना, हाँ, जो स्क्रीन पर सबसे पहले आता है, हाँ, वो सिर्फ एक आम प्रक्रिया नहीं है, वो असल में गूगल के पूरे इकोसिस्टम में प्रवेश करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपने बहुत सही बात पकड़ी। इस प्रक्रिया के डिजाइन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। बिल्कुल। सबसे पहला कदम हमेशा वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। हाँ, बिना इंटरनेट के तो सेटअप आगे ही नहीं बढ़ता। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्लाउड फर्स्ट अप्रोच पर चलता है। इंटरनेट से जुड़ते ही ये डिवाइस ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और पुराने एप्लीकेशंस का सारा डेटा क्लाउड से खींचना शुरू कर देता है। और इसी सेटअप के दौरान हमें इसके ऐतिहासिक यूजर इंटरफेस इनोवेशन की भी झलक मिलती है, जैसे कि कीबोर्ड का डिजाइन। हाँ, कीबोर्ड वाली बात बहुत दिलचस्प है। आज हम बिना सोचे स्क्रीन के निचले बाईं तरफ वो 1 2 3 टॉगल दबाकर नंबर ले आते हैं। हाँ, और वापस ABC दबाकर अक्षरों पर आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही नेचुरल लगता है।
लेकिन एक बहुत छोटा सा फीचर लग सकता है, पर यह फिजिकल कीबोर्ड्स के शिफ्ट बटन वाले युग के बाद सॉफ्टवेयर डिजाइन की एक मास्टर क्लास थी, जिसने सीमित स्क्रीन स्पेस का बहुत शानदार इस्तेमाल किया। बिल्कुल। लेकिन ये सब जो इतना सहज और आसान लग रहा है, वो पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर है, गूगल अकाउंट। यहीं पे इसकी सबसे बड़ी पकड़ है। हाँ, ये पूरा का पूरा सहज अनुभव उसी एक अकाउंट से बंधा हुआ है। अगर कोई बिना गूगल अकाउंट के से इस्तेमाल करना चाहे, बहुत मुश्किल होगी। हाँ, उसे अपने पुराने डेटा को रिस्टोर करने या नया बैकअप बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। ये ओपन सोर्स की उस आज़ादी के ठीक विपरीत है जिसकी हमने अभी बात की थी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही मुफ्त हो, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने के लिए यूजर को एक खास इकोसिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। बिल्कुल। और यही इकोसिस्टम सिर्फ बैकअप तक सीमित नहीं है। गूगल नाउ जैसे फीचर्स को ही देख लीजिए, वो तो लगातार डेटा प्रोसेस करता है। आप घर से कब निकलते हैं, ऑफिस का रास्ता क्या है, वहाँ का ट्रैफिक कैसा है, या आपकी पसंदीदा खेल टीम का मैच कब है, ये सारी जानकारी ये सिस्टम बिना मांगे स्क्रीन पर हाजिर कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, येलो पेजेस और गूगल मैप्स जैसी सर्विस भी बैकग्राउंड लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करके आसपास की दुनिया को डिजिटल रूप में मैप कर रही हैं। तो इन सबको एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, एक तरफ ये डेटा प्रोसेसिंग का चमत्कार है, और दूसरी तरफ ये एक अदृश्य जाल भी है। यूजर को सुविधाएं देकर उन्हें इस इकोसिस्टम में इस कदर पिरो दिया गया है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सही कहा। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा के बीच में मंडरा रहा है, मुफ्त का अर्थशास्त्र। बिल्कुल। गूगल को टैलेंट तो मिल गया, चलो मान लेते हैं, लेकिन इस ओपन सोर्स कोड से अरबों डॉलर का रेवेन्यू आ कैसे रहा है? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि दुनिया भर में इस कोड को मुफ्त बांटने और उसे लगातार अपडेट करने का खर्च बहुत भारी है। सिर्फ समाज सेवा के लिए तो कोई कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक नहीं बन जाती है ना? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे लॉस लीडर या एक रणनीतिक छूट की तरह देखा जा सकता है, जहां असली कमाई किसी और रास्ते से होती है। अच्छा। गूगल के इस मुफ्त मॉडल के 3 प्रमुख स्तंभ हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है टैलेंट की पाइपलाइन, जो ओपन सोर्स डेवलपर्स वाली बात थी। हाँ, चूंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स स्वेच्छा से इस कोड को पढ़ते हैं, उसमें सुधार करते हैं और उसके लिए एप्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि गूगल को उन डेवलपर्स को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। उनके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा और मुफ्त टैलेंट पूल है जो उनके सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझता है। मतलब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसे दुनिया खुद सीख रही है। हाँ, और उसी पर उनका काम भी आसान हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मौद्रिक लाभ का क्या? कैश कहाँ से आ रहा है? असली पैसा सड़क मुफ्त देकर उस पर चलने वालों से टैक्स वसूलने के मॉडल से आता है। ओहो, क्या एनालॉजी है। हाँ, गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम रूपी सड़क मुफ्त बना दी, लेकिन उस सड़क पर मौजूद जो सबसे बड़ी और जरूरी दुकान है, प्ले स्टोर, वो मुफ्त नहीं है। तो सारा खेल प्ले स्टोर का है। बिल्कुल। जब भी कोई यूजर प्ले स्टोर से कोई सब्सक्रिप्शन वाला ऐप या सर्विस खरीदता है, तो गूगल उस पर 15% का सीधा कट लेता है। 15%? हाँ, इसके अलावा जो हार्डवेयर कंपनियां अपने फोन में प्ले स्टोर और जी स्वीट जैसे जीमेल, मैप्स, यूट्यूब का एक्सेस देना चाहती हैं, उन्हें गूगल की कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। तो कंट्रोल वापस ले लिया। हाँ। और 3 अरब यूजर्स के बेस के साथ ये 15% का कट और इन सर्विसेज से आने वाला एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अरबों डॉलर का होता है। ये तो एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? स्रोत सामग्री में इस बात का जिक्र है कि एक तरफ तो गूगल का अघोषित मोटो है एंड्रॉयड एवरीवेयर, मतलब वे चाहते हैं कि ये कोड हर जगह मौजूद हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ब्रांडिंग पॉलिसी इतनी सख्त है कि कोई भी कंपनी अपने डिब्बे या मार्केटिंग पर तब तक एंड्रॉयड का लोगो या नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक गूगल उन्हें खास तौर से इसकी मंजूरी ना दे। ये तो है। तो मुफ्त कोड देने के बाद नाम पर इतना कड़ा नियंत्रण क्यों? ये विरोधाभास असल में ब्रांड की गुणवत्ता बनाए रखने का एक तरीका है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, गूगल जानता है कि चूंकि कोड मुफ्त है, तो कोई भी कंपनी बहुत ही घटिया दर्जे का हार्डवेयर बनाकर उसमें ये कोड डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है। अब सोचिए, अगर उस घटिया डिवाइस पर एंड्रॉयड का लोगो होगा और वो फोन बार बार हैंग होगा, तो यूजर का अनुभव खराब होगा और बदनामी गूगल की होगी। एकदम सही। इसलिए कोड ओपन है, लेकिन एंड्रॉयड नाम और उसका लोगो इस्तेमाल करने का अधिकार
केवल उन्हीं डिवाइसेस को मिलता है जो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के उनके कड़े पैमानों पर खरे उतरते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। और सिक्योरिटी की बात उठी है, तो ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से तक लाता है, सुरक्षा। ये सबसे ज़रूरी पहलू है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने, तो क्या हम इस मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत अनजाने में अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी दांव पर लगा कर चुका रहे हैं? मैं कहूंगा कि यही इस ओपन सोर्स आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी दोधारी तलवार है। जो चीज इसे इतना लचिया और लोकप्रिय बनाती है, यानी कि कोई भी इसका कोड देख सकता है और बदल सकता है, वही चीज इसे हैकर्स और मैलवेयर बनाने वालों के लिए एक खुली किताब भी बना देती है। का इकोसिस्टम खासतौर पे इसके शुरुआती दिनों में और आज भी थर्ड पार्टी मार्केट्स में बहुत अधिक खुला है। मतलब ये एक तरह से एक खुले बाजार जैसा है, जहाँ कोई भी आकर अपनी दुकान लगा सकता है। बिल्कुल। और प्ले स्टोर में कई बार ऐसे एप्लीकेशंस आ जाते हैं जो यूजर से बैकग्राउंड में लोकेशन, कैमरा या माइक्रोफोन का एक्सेस मांग लेते हैं। हाँ, और यूजर बिना पढ़े अलाउ कर देता है। चूंकि सिस्टम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इतनी गहराई तक जाने की अनुमति देता है, इसलिए अगर कोई खतरनाक ऐप डिवाइस में घुस जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। ये एक बुनियादी डिजाइन चॉइस है। ये सिस्टम आपको आजादी देता है कि आप अपने फोन के साथ जो चाहें करें, लेकिन उस आजादी के साथ जिम्मेदारी और जोखिम दोनों आते हैं। ये तो है। इसके अलावा मुफ्त की एक और छिपी हुई कीमत है, डेटा। हाँ, शुरुआत में भले ही आपको सॉफ्टवेयर के लिए पैसे न देने पड़े, लेकिन गूगल नाउ और लोकेशन आधारित सर्विसेज को चलाने के लिए जो डेटा लगातार बैकग्राउंड में कलेक्ट हो रहा है, वही असली करेंसी है। बिल्कुल। हम अपने डिजिटल व्यवहार, अपनी पसंद नापसंद और अपने मूवमेंट के डेटा से ही इस मुफ्त सिस्टम की कीमत चुकाते हैं। तो अगर हम इस पूरी लंबी यात्रा को समेटे तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे एक लिनक्स आधारित प्रयोग, जिसे शुरुआत में फिजिकल कीबोर्ड से छुटकारा पाने के लिए डिजाइन किया गया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ढांचा बन चुका है। सही बात है। इसने टच स्क्रीन को आम जनता के लिए सुलभ बनाया, नासा के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा और लॉस लीडर अर्थशास्त्र के जरिए एक ऐसा व्यापारिक मॉडल खड़ा किया जिसने पूरे बाजार के नियम ही बदल दिए। और ये विकास अभी थमा नहीं है। जिस तरह से सिस्टम स्मार्ट टीवी, कारों के डैशबोर्ड और घर के उपकरणों में इंटीग्रेट हो रहा है, हाँ। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये अदृश्य किचन हमारी जिंदगी के हर उस पहलू को प्रोसेस करेगा जो बिजली से चलता है। वाओ। लेकिन हाँ, इस सुविधा के साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी की वो शर्तें हमेशा जुड़ी रहेंगी जिन पर आज हमने चर्चा की। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो सीधे तौर पे हमारे सोर्स में तो नहीं लिखा, लेकिन वो इसी पूरी कहानी का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। वो क्या है? आज हमारी दुनिया का इतना बड़ा भौतिक ढांचा स्मार्ट साइकिलों और एटीएम से लेकर अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स तक एक ही कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किए गए ओपन सोर्स कोड पे टिका हुआ है। ये सोचने वाली बात है। अगर हम इस गति से आगे बढ़ते रहे तो क्या भविष्य में तकनीकी एकाधिकार यानी टेक मोनोपोली का कोई ऐसा रूप सामने आ सकता है जिसे हम आज अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं? बहुत मुमकिन है। अगर ये अदृश्य इंजन, जिस पे आज 3 अरब डिवाइस निर्भर है, किसी तकनीकी खामी या नीतिगत बदलाव के कारण लड़खड़ा जाए, तो क्या हमारी ये तेज भागती दुनिया उसी पल थम जाएगी? ये तो एक डरावना लेकिन जरूरी सवाल है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ तकनीक से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है और जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।